So students, now we will see our second learning outcome, that is emitter bias circuit. So this is the configuration of emitter bias circuit. आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसके अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, जबकि हम लोग डीसी बायस पे कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखो तो इस जगह पर तीन कैपेसिटर्स हैं। एक है C1 क्योंकि इसकी इनपुट स्टेज पे है, जो कि इनपुट सिग्नल को कपल करने के लिए यूज हो रहा है। ये है C2 जो कि आउटपुट को लेने के लिए यूज हो रहा है। एंड दिस इज C3, दिस इज यूज फॉर द बाईपास कैपेसिटर। इसको बाईपास करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। तो जितने भी सिग्नल्स होते हैं अगर देखें तो यहाँ पर डीसी सिग्नल और इधर से एसी सिग्नल हमारा बाईपास हो जाता है। तो एसी सिग्नल अगर यहाँ पर बाईपास होगा तो सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट सर्किट होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो एटेन्यूएट नहीं हो पाएगा, मतलब जो भी सिग्नल आप यहाँ पे बाईपास करोगे एसी सिग्नल, अगर वो रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है तो एटेन्यूएट हो सकता है। इस रेजिस्टेंस के चलते उसको रुकावट फेस करनी पड़ सकती है। सो द सिग्नल्स गेट एटेन्यूएट एंड इफ इट विल बी बाईपास थ्रू दिस C3 कैपेसिटर, सारा का सारा इमीटर जो करंट है, ये जो सारा का सारा इमीटर सिग्नल्स है वो इधर से बाईपास हो जाएगा। देन इट विल बी फीडबैक टू दिस पॉइंट, और यहाँ पर हमारा IC प्लस स्मॉल IC आएगा और फिर वो दो पार्ट में बटेगा। दैट विल बी द कैपिटल IC एंड दिस विल बी स्मॉल IC एंड देन दिस विल बी कैपिटल IE एंड दिस विल बी स्मॉल IE। तो अगर आप देखो तो इसमें हम ये DC एनालिसिस AC एनालिसिस जब करते हैं तो हम इन सारी चीजों को कपल करते हैं। इट मीन्स दिस कैपेसिटर इज यूज्ड, C1 एंड C2 आर कपलिंग कैपेसिटर्स C3 is bypass कैपेसिटर, ठीक है। C3 हमारा बाईपास कैपेसिटर है। तो फॉर द DC एनालिसिस कैपेसिटर्स आर ओपन सर्किटेड। डीसी एनालिसिस के लिए हम सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अगर हम इसमें से इस सबको ओपन कर दें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए। सो इफ ऑल द कैपेसिटर्स विल बी ओपन सर्किटेड, this will be plus VCC, this is base collector emitter, there will be RB resistance, RC resistance, this is VBE, ये VCE voltage. Now there is three current flow. One is your IB, second is your IC, and third is your IE. तो अगर आप चाहो तो इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसी में अगर आप लूप्स देखो तो कौन कौन सी लूप्स आपको दिख रही है। तो ऐसा करते हैं, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें RB resistance, positive negative, this is VCC and there is RB, this is RE resistance with ground, this is VCC again. So this resistance is RC, this is RE and this is RB. तो अगर आप देखो तो आगे जो सेल्फ बायस भी हम पढ़ेंगे वो भी कुछ इसी पर ही बेस्ड है। This is positive, negative, this is positive, this is negative, CB, and this is VCE, that is positive and negative. So all the currents are, this is IB, this will be IC, and this will be IE. So if you will see, there is the input side and there is the output side. So now if you will write the KVL
KVL at input, तो अगर आप इसमें KVL लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्लस VCC प्लस माइनस IB इंटू RB माइनस VBE माइनस IE इंटू RE इक्वल्स टू 0। सो अगर आप IC को और IE को लगभग लगभग बराबर मानते हो तो आप इस जगह पर लिख सकते हो बीटा IB। तो आपका IB का वैल्यू क्या होगा? तो आप लिखोगे IB इंटू RB बीटा IB इंटू RE VCC minus VB. This will be IB into RB plus IE into RE equals to VCC minus VB. लिखा जा सकता है. So if your IB is taken common, this will be RB plus beta RE equals to VCC minus VBE. Then IB equals to, means your base current, VCC minus VBE divided by RB plus beta RE. So this is the value of your base current. Now for calculating the IC value, you can write it IC equals to beta IB or IE equals to beta plus 1 IB. ये इक्वेशंस आप लिख सकते हैं. For VCE, because these two are the operating point. These two are operating point. जब हम DC लोड लाइन के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये हमको बहुत समझ में आएगा अच्छे से. तो हम ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह पर फोकस करेंगे. तो for VCE, you will write it KVL at output. This will be plus VCC minus IC into RC minus VCE minus IE into RE. अब ध्यान से देखना सर्किट को, यही KVL आपका आएगा. माइनस IC into RC, VCE, बाकी सारे VCC से घटते ही जाते हैं. So this VCE equals to, you can write it VCC माइनस, अगर हम दोनों को बराबर मानते हैं तो आप लिख सकते हो IC कॉमन RC प्लस RE. ये मेरा इजीएस्ट सॉल्यूशन हुआ इसको सॉल्व करने का, जहां पर हमने IC और IE को ऑलमोस्ट क्या मान लिया? इक्वल मान लिया. तो दिस इज फॉर VCE. दीज आर द पैरामीटर्स जो कि हम लोग इससे निकालते हैं. तो सबसे पहले पैरामीटर्स हमने निकाला IB करंट, दिस इज IB, फिर हमने निकाला IC, फिर हमने निकाला VCE. नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी फैक्टर, KVL एट इनपुट. अगर हम इनपुट के KVL को देखें तो हम उसमें क्या लिखते हैं? VCC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE माइनस IE इंटू RE इक्वल्स टू 0. सो अगर हम इस IE की जगह IC प्लस IB लिख दें तो कोई फर्क नहीं होगा. तो IC इंटू RE माइनस IB इंटू RE लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to IC, you will get this value 0. This is delta IB upon delta IC into RB. This value will be 0. This is minus RE. This is again delta IB upon delta IC into RE equals to 0. So what is delta IB upon delta? This is minus RE and this will be taken as delta IB upon delta IE equals to RE divided by RB plus RE, and this is the negative value. ये हमारी वैल्यू आएगी. So now from the stability factor S, 1 plus beta
1 minus will be plus RE divided by RB plus RE. सो इस पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी फैक्टर की, ठीक है। तो जितना ये टर्म हम RB प्लस RE को इंक्रीज करेंगे, उतना ये टर्म हमारा बढ़ेगा, उतना ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा। और जितना ये घटेगा उतना इस बीटा की वैल्यू क्या होगी, कम, बीटा मल्टीप्लाइड बाई कम, लोअर फैक्टर से कम होगा। तो जितना ये वैल्यू कम होगी उतना हम +1 में कम जोड़ेंगे और स्टेबिलिटी फैक्टर हमारी डिक्रीज करेगी। सो डिपेंड करेगा RB प्लस RE पर सब चीज। तो यानी कि इस पर अगर आप देखो ध्यान से, इस जगह पर ये जो फैक्टर है दैट इज RE divided by RB plus RE. So this resistance can be varied externally. आप इसको बाहर से चेंज कर सकते हो, आप इसकी अलग अलग वैल्यूज को ला सकते हो। तो अगर आप इसकी अलग अलग वैल्यू को लाओगे, अगर इसमें यहाँ पर पुट करोगे, तो बीटा से मल्टीप्लाइड किया हुआ जो फैक्टर है वो इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि हम स्टेबिलिटी को वेरी कर सकते हैं बाई चेंजिंग दिस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप इन वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर्स क्या होंगे, वो हमारा उसी हिसाब से स्टेबल होगा। कम होगा, ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम RE और RB के फैक्टर्स को क्या रख रहे हैं। सो this is the stability factor in emitter bias configuration. Now if you will see in this basic figure, this is the emitter resistance. तो ये जो emitter resistance है that is common in input and this is common in the output. तो ये एक तरह से देखा जाए तो अगर हम इसका KVL लिखते हैं तो इसका वोल्टेज हमारे इनपुट में आता है। तो अगर इसका वोल्टेज हमारे इनपुट में आता है या VBE में आता है, अगर इसका वोल्टेज हमारे इनपुट में आता है तो सिंपल सी बात है, अगर इसका वोल्टेज हमारे इनपुट में आता है तो सिंपल सी बात है कि RE एक तरह का फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। सो RE रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द इनपुट साइड। आउटपुट के लिए तो है ही है, लेकिन ये इनपुट को भी आउटपुट का कुछ फैक्टर यानी कि इसके अक्रॉस आने वाला जो वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पर फीडबैक हो रहा है एज एन आउटपुट इनपुट में। So this RE resistance is used as a feedback of emitter या common emitter configuration. So we can say it, this RE resistance is used. This is used as a feedback resistance, as a feedback resistance, common emitter. तो कॉमन इमीटर की इस कॉन्फ़िगरेशन में या इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में ये RE रेजिस्टेंस एक तरह से फीडबैक का काम करता है जब हम इसमें इनपुट की बात करते हैं। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम दैट इज इमीटर बायस सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।